जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का वर्ल्ड पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। कल हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया है और आज पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो इस क्रम में हम आज शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज का क्लास आप लोग का बढ़िया से समझ में आ सके। तो चलिए, हम लोगों ने कल शुरू किया था शीत युद्ध का दौर, जो क्लास 12th के आर्ट के बच्चों के लिए वर्ल्ड पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर है। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर हो जाता है। तो हमने कल यहाँ देखा था, द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू किया था, जिसमें हमने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक लगभग 6 सालों तक चलता है। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद रसिया यानी कि वर्तमान का रसिया, जो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, और अमेरिका के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो जाती है। उसके कारणों के बारे में देखा था कि किन कारणों की वजह से ये शीत युद्ध शुरू हुआ था, जो लगभग 40 सालों तक चला था। ओके, और साथ ही में हम लोगों ने जो जापान के कुछ शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, उसके बारे में भी चर्चा किया था। शीत युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत, उसके अर्थ के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ दे बाई चांस एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ओके, और फिर समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है, ये सब देखा था। फिर दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ कैसे हुआ, यानी शीत युद्ध के दौरान में पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी, तो उसका आरंभ कैसे हुआ, कैसे पहला गुट अमेरिका वाला अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नए नए गुट बनाना प्रारंभ किया। उसी के कदमों पे चलते हुए यूएसएसआर ने भी अपना कुछ सैनिक गुट बनाए, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और कल यहाँ तक हम लोगों ने लगभग देख लिया था कि गठबंधन का दौर के दौरान जो नाटो की स्थापना हुई थी, उसके शुरुआती दौर से हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था। तो आज से हम लोग को यहीं से कवर करना है, ताकि यहाँ से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो आसानी से आप कर सको। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा था गठबंधन के दौर में सबसे पहले नाटो के बारे में चर्चा किया था। तो नाटो के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने, तो हमने बताया था कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और उस समय टोटल संस्थापक देश 12 हुआ करते थे, लेकिन बाद में और भी देश आते गए और वर्तमान में टोटल मिला के 32 देश इसमें शामिल हैं। और 32वां जो देश है उसका नाम है स्वीडन। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है नाटो में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप लोग को तो पता है 32 है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि नाटो का अंतिम सदस्य कौन है। अंतिम का मतलब 32वां सदस्य कौन है, तो 32वां सदस्य जो होता है वो हो जाता है कौन, स्वीडन। ओके, तो यहाँ पे स्वीडन हो जाएगा 32वां सदस्य। कभी कभी 32वां ना देके 31वां पूछ देता है। हालांकि 2023 में 31वां देश उसमें शामिल हुआ, 2024 में 32वां देश शामिल हुआ, तो हालांकि दोनों को याद रखना जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, नाटो में शामिल होने वाला जो 31वां देश था वो कौन था, वो था फिनलैंड। कौन था, तो वो था फिनलैंड। और जो 32वां देश था वो था स्वीडन। स्वीडन, ओके, ये नाम आप लोग को याद रखना है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग को याद ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ अटलांटिक यानी कि अटलांटिक का जो उत्तर वाला हिस्सा है, अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं, उसका उत्तर वाला हिस्सा है, उसी के आसपास के सारे देश हैं। जो भी ब्लू कंट्री देख रहे होंगे आपको, ये मैप थोड़ा सा आप गौर करें तो ये पुराना है। यहाँ आपका स्वीडन और यहाँ फिनलैंड है, तो इसको यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है, बल्कि ये भी दोनों सदस्य हैं। तो जो भी ब्लू कंट्री है वो नाटो के सदस्य हैं। और ये रहा आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर के आसपास के जितने भी देश हैं लगभग वो इसके सदस्य हैं। ओके, सारे इसके सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, ये सब सदस्य देश हैं, उसी के झंडा के साथ नाम दिया हुआ। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। हर साल पूछता है इसका नेतृत्व कौन करता है नाटो का, तो अमेरिका ही अगुवाई करता है उसका, आगे तो वही रहता है हर क्षेत्र में।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। टोटल 32 सदस्य हैं अभी। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कहाँ का है, तो बेल्जियम का शहर है, या राजधानी इसको कह सकते हैं, राजधानी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसकी स्थापना के बारे में हम लोगों ने कल शॉर्ट में चर्चा किया था, आज फुल तरीके से कर लेते हैं कि नाटो का स्थापना का क्रम क्या हम देख रहे थे। तो नाटो के स्थापना का क्रम हम लोग देख रहे थे। ओके, नाटो के स्थापना का क्रम, तो हमने कल बताया था कि 1947 में दो देशों के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संधि होती है। उस संधि का नाम रहता है डंकिर्क संधि। क्या, डंकिर्क संधि। ओके, ये कैसी संधि थी, तो ये सैन्य गठबंधन था, सैन्य गठबंधन। कहने का मतलब है कि इन लोगों को जर्मनी से डर लग रहा था। हालांकि हिटलर तो 1945 में मर चुका था और जर्मनी एक तरह से तबाह हो गया था, लेकिन इन लोगों को 1947 तक जाते जाते एक डर सताने लगा कि कहीं जर्मनी पुनः सत्ताधारी न बन जाए, यानी वहां पे कोई हिटलर जैसा नेता ना आ जाए और फिर से जर्मनी पे सत्ताधारी बन के और फिर से हम लोग पे हमला ना कर दे। तो ये डर इन लोग के मन में था, इसलिए इन दोनों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया कि अगर कोई देश हम दोनों में किसी पे हमला करता है तो हम दोनों लोग एक दूसरे को सैनिक सहायता, हथियार सहायता ये सब करेंगे। उसके लिए इन्होंने डंकिर्क संधि की। लेकिन 1948 में हमने बताया था कि इसमें 3 देश और आके शामिल हो जाते हैं, जिसको शॉर्टकट में बेनेलक्स कहते हैं, बेनेलक्स। ओके, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं दिखा होगा पार्ट 1 तो देख लीजिएगा, वहां पे हम इसके बारे में विस्तार से बताया। बी से नाम है बेनेलक्स, सॉरी इसको शॉर्टकट में 3 देशों को बेनेलक्स कहते हैं। बी से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड और लक्स से लग्जमबर्ग, यानी 3 देश और इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उस संधि को कहते हैं ब्रुसेल्स संधि, ब्रुसेल्स संधि। ठीक है, ये भी एक सैन्य संधि था। अब टोटल इसमें 5 सदस्य हो जाते हैं, 5 सदस्य। लेकिन 1949 में जाते जाते 7 देश और शामिल हो जाते हैं, 7 देश, जिसमें अमेरिका भी रहता है, कनाडा भी रहता है, इटली भी रहता है, जर्मनी भी रहता है। ये सारे देश, लगभग 7 देश और शामिल हो जाते हैं इसमें। तो टोटल मिल जाते हैं 12 देश, 5 वो देश 7 ये देश, 12 देश, यानी टोटल 12 देश मिलके नाटो की स्थापना कर लेते हैं। ओके, नाटो की स्थापना कर लेते हैं और तभी से इसका नाम नाटो फेमस हो जाता है। ओके, नाटो फेमस रहता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में, लेकिन इसकी शुरुआत जो हो गई थी 1947 से ही हो गई थी। ओके, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और सैन्य गठबंधन के बारे में, नाटो के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी होना चाहिए कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है। और इसका आर्टिकल जो 5 है वो कहता है कि अगर कोई देश, मतलब नाटो में जो मेंबर है उनकी एक सदस्य पे भी कोई अन्य देश हमला करता है तो सब देश मिलके उस पे हमला करेंगे। ठीक है, तो देखो नाटो ने घोषणा की कि अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के सदस्य देशों में से किसी एक पर भी हमला संगठन पर हमला माना जाएगा। यानी कि आप नाटो में सदस्य देशों पे किसी एक पर भी हमला करते हैं तो समझा जाएगा कि आपने पूरे संगठन पे हमला कर दिया है और पूरा संगठन मिलके उससे मुकाबला करेगा। जवाब में सोवियत संघ ने पूर्वी गठबंधन के साथ मिलकर वार्सा संधि का ऐलान किया। इसका मुख्य काम क्या था वार्सा संधि का, तो नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। यानी कि उधर तो नाटो, ये यूरोप, अगर वर्ल्ड मैप देखिएगा तो यूरोप को जब आप देखिएगा, यूरोप के ये वाले हिस्से पे अमेरिका का लगभग वर्चस्व था, लेकिन जो ये वाला हिस्सा था यानी पूर्व वाला हिस्सा, इधर के देश सब रसिया के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे। तो अब ये सब देश मिलके क्या करते हैं, वार्सा संधि कर लेते हैं। वार्सा संधि किस लिए किए थे, कि नाटो से मुकाबला करने के लिए। ठीक है, इतना बात कंफर्म होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, अब देख लेते हैं वार्सा पैक्ट के बारे में। वार्सा संधि क्या था,
तो वारसा संधि देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 14 मई 1955 को हुई थी। खास करके आप लोग 1955 याद रख लेना है वारसा संधि के बारे में, ठीक है। इसका नेतृत्व जो करता है, जिस अगुवाई कह सकते हैं, अगुवाई जो करता है वो है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। अभी नहीं है, अभी रूस हो गया है, ठीक है। इसमें टोटल 8 सदस्य थे। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो मास्को है, यानी सोवियत संघ का ही शहर है मास्को, ठीक है। इसमें टोटल 8 देशों को देखिएगा, तो ये तो सोवियत संघ हो गया, तो बाकी ये पोलैंड हो गया, ईस्ट जर्मनी हो गया, चेकोस्लाविया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, युगोस्लाविया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अल्बानिया हो गया। ये सब देश वारसा के सदस्य हैं, ठीक है, वारसा पैक्ट के। ओके, एक वर्साय संधि होता है, वो नहीं, वर्साय संधि 1919 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। वारसा संधि और वर्साय संधि दोनों में अंतर है, ठीक है। वर्साय संधि अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को पता चला होगा कि जब प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो जर्मनी पे मतलब एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी नुकसान हुए थे उसका सारा जिम्मेदार उसी को ठहराया गया कि जर्मनी के चलते ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इतने देशों का नुकसान हुआ, तो उस पर खूब भरपाई लाद दिया गया कि तुम अब इसको चुकाते रहो, अन्य देशों को जितना भी नुकसान हुआ चुकाते रहो। तो वर्साय संधि में एक तरह से कहेंगे कि जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुआ था, वही आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था, ठीक है। वो इसका टॉपिक नहीं है, इसलिए हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वारसा संधि आया है इसलिए हम थोड़ा सा जिक्र कर लिए। मुख्यालय इसका यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसका अंत हो गया 1991 में। जैसे ही यूएसएसआर का अंत हुआ तो ये भी एक तरह से खत्म हो गया, अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वारसा संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये भी एक तरह से खत्म हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एशिया में गठबंधन। ये तो यूरोप का गठबंधन था, अब एशिया में देख लेते हैं। तो अमेरिका ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। यानी कि पहले तो अमेरिका का केवल यूरोप में प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन अब सोचा कि अब एशिया में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करें, फिर अफ्रीका में स्थापित करेंगे, ऐसे ऐसे अपना दायरा बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो उसी दौरान उसने एशिया में 2 गठबंधन बनाए, मुख्य तौर पे सैन्य गठबंधन। एक का नाम क्या था, तो सीटो था। क्या था, तो सीटो, ओके, जिस सीटो, और एक का नाम सेंटो, सीटो और सेंटो, ओके। तो सीटो जो था ना, सीटो, इसकी स्थापना देखो, इसका फुल फॉर्म पहले देखो, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, इसको साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, किसको, सीटो को। और सेंटो जो है उसको केंद्रीय संधि संगठन कहते हैं, केंद्रीय यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ओके। अब इसकी स्थापना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीटो की जो स्थापना हुई थी वो 8 सितंबर 1954 को हुई थी। ईयर तो हर हाल में आप लोग को याद रखना है, सीटो, ठीक है, यहां पे सीटो, SEATO, सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 सितंबर 1954 को हुई थी। मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड था। शामिल देश टोटल थे 8 देश थे, यहां देख लीजिएगा, वो सारे 8 देश इसमें हैं, लेकिन जो अगुवाई करता है इसका वो क्या हो जाता है, तो ये दोनों देश अमेरिका और ब्रिटेन, वो अगुवाई कर रहे थे इसका। अब हम लोग देख लेते हैं सेंटो के बारे में। सेंटो का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कभी कभी मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ही था, ये सारे देश मिडिल ईस्ट के ही थे। इसकी स्थापना जो हुई थी सेंटो की 1955 में हुई थी। और बड़े मजे की बात है कि 1955 में जब सेंटो की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम सेंटो नहीं हुआ करता था, उस समय इसका नाम बगदाद संधि हुआ करता था, ओके। इसमें टोटल सदस्य की बात करें तो लगभग 5 देश शामिल थे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो बगदाद संधि, यहाँ देखना, बिगिनिंग में, शुरुआत में 1955 में जब इसकी स्थापना हुई थी सेंटो को, तो उस समय इसका नाम हुआ करता था क्या, तो बगदाद संधि हुआ करता था, ओके, बगदाद संधि। बगदाद संधि, लेकिन बगदाद तो शहर है ईरान का, और ईरान 1959 में आते आते
इस संधि से अलग हो गया, बोला भैया हमको ना जरूरत है तुम्हारे साथ रहने की, हम अब अलग होते हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, हम तुम्हारे साथ सैन्य गठबंधन नहीं बनाएंगे। तो इस संगठन से निकल के बाहर हो गया। तो फिर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया सेंटो। क्या? तो यहां सेंटो कर लीजिएगा, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो यहाँ ईरान हो गया, इराक था तो निकल गया, पाकिस्तान था ही, तुर्की था ही, इंग्लैंड था ही, और इसका अगुवाई जो कर रहा था, जो यानी लीडर था इस संगठन का, वो ब्रिटेन था। इंग्लैंड या ब्रिटेन, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। तो इनकी स्थापना के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ था वो पता होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं गुट या गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, महाशक्तियां जो हुआ करते थे, महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ मिलकर 6 गुट या गठबंधन बनाया। यह छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। यानी कहने का सीधा मतलब है, ये 2 बड़े महाशक्ति थे जो शीत युद्ध में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। वो अन्य देशों को अपना सहयोगी या गठबंधन में सदस्य क्यों बनाया, तो उसके पीछे कुछ रीजन था, कुछ कारण था। तो कारण क्या क्या थे? तो सबसे पहला क्या हो जाता है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन था उनके पास। प्राकृतिक संसाधन यानी कि खनिज, तेल, गैस, ये सब उन छोटे देश जो इनके तरह से मेंबर हुआ करते थे, उनके देश में ये सारे चीजें उपलब्ध थे। उस कारण भी वो अपना एक तरह से सहयोगी देश उनको बना लेते थे। जैसे मान लो सेंट्रल कंट्री के बहुत सारे देश थे जो रसिया के साथ भी थे, और कुछ देश अमेरिका के भी साथ थे, और उन देशों के पास ये सारे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। और जब उनके साथ ये देश रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वही देशों के पास आधुनिक संसाधन है, ये पेट्रोलियम निकालने का, गैस निकालने का, जमीन के अंदर से निकालने के लिए तो संसाधन की जरूरत पड़ती है ना, और छोटे छोटे देशों के पास उतना तो संसाधन है नहीं जो जमीन से निकाल सके, तो बड़े देशों का सहारा लेते हैं। और ये बड़े देश वही संसाधन निकालने के लिए निकालेंगे, आधा उनको देंगे, आधा अपने रख लेते हैं। तो इसलिए उनके काम के थे। और फिर क्या था? तो भू क्षेत्र। अब उन देशों के पास जमीन था, और जमीन इनके किस काम आने वाला था, यानी कि जो महाशक्तियां थी बड़ी बड़ी, यूएसएसआर या अमेरिका, उनका भू क्षेत्र किस काम आने वाला था? तो सैन्य अड्डा बनाने के लिए, सैनिक अड्डा बनाने के लिए उनके जमीन का उपयोग करते थे। अब बताओ, अब आपका जमीन है, आपके जमीन में हम 2 दुश्मन लड़ लें तो खेत तो आपका जलेगा, हमारा क्या जाएगा? हमारा क्या जाएगा? खेत तो आपका जलेगा ना। तो ऐसे ही ये 2 महाशक्तियां दूसरे देश में लड़ लेती थी, उनका बम उनके देश में फूटता था, उनके लोग बर्बाद होते थे, बिल्डिंगें बर्बाद होती थी। इन दोनों देशों का क्या जाता था? कुछ नहीं जाता था, तबाह छोटे देश होते थे। तो फायदा यही फायदा सब था। तो भू क्षेत्र सेना और हथियारों के आवागमन हेतु आवश्यक था। सैनिक ठिकाना आवश्यक था पूरे। अब सैनिक ठिकाना बनाने के लिए किसी देश का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ये अपने संगठन में उन सारे छोटे देशों को शामिल कर लिया करते थे। और आर्थिक मदद, छोटे देश सैनिक खर्च वहन कर सकते थे। अब देखो, यूएसएसआर हो या अमेरिका हो, तो क्या था ना कि उसके हमेशा इतने सैनिक तो नहीं है कि पूरे दुनिया में हर देश में ले जाके सैनिक अड्डा बना के वहां पे रख दो। तो क्या करता था, अमेरिका हो या यूएसएसआर हो, ये दोनों उन्हीं देशों के सैनिकों का प्रयोग करते थे। बस पैसे दे दिया करते थे कि लो भैया, हम तुम्हारे सैनिकों का जो खर्चा वर्चा है हम दे देते हैं, और अपना सैनिक ही हमारे लिए यूज पे कर लिया कर, उसके लिए भी यूज करते थे। तो इन सारे मुद्दों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम समझ पाएंगे कि जो बड़ी महाशक्तियां थी तो उनके काम छोटे देश इसीलिए आते थे। आगे हम लोग देखते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे कहां कहां तक थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो शीत युद्ध के दायरे से आशय है कि दोनों विरोधी गुटों के देशों के बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इसके होने की संभावना बनी रही। हालांकि शीत युद्ध कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले सका,
दोनों महाशक्तियां कई बार सीधे तौर पर आमने सामने आई। कहने का सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया में बहुत बार ऐसा समय आया कि उन दोनों के सामने कठिन परिस्थिति आ गई लड़ने की, लेकिन वो दोनों ने नहीं लड़ा। उनके जो गठबंधन सैनिक थे वो लड़ते थे आपस में, लेकिन ये दोनों महाशक्तियां नहीं लड़ती थी। अगर दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ जाती तो शीत युद्ध नहीं कहलाता, दुनिया तबाह हो जाती, एक कह सकते हैं तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता था। तो उससे बचने के लिए ये दोनों एक दूसरे से बचते थे, लेकिन इनके जो सहयोगी देश हुआ करते थे, इनके गठबंधन में जो शामिल देश हुआ करते थे, वो आपस में लड़ा करते थे। ओके, अब देखते हैं कि शीत युद्ध के दायरे कहां कहां तक फैले थे, कहां कहां तक उसका असर देखने को मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं कोरिया संकट। कोरिया, अभी मैप में हम आपको कोरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किम जोंग उन, उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया, किम जोंग उन, बड़ी ही बड़ा तानाशाह है वो, पूरी दुनिया में उसका तानाशाही का चर्चा चलते रहता है। तो उस समय कोरिया दो हिस्सों में नहीं बटा था। 1950 के आसपास में कोरिया दो हिस्सों में नहीं बटा था। तो क्या था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में मतलब एक तरह से जैसे भारत पाकिस्तान अलग होना चाहते थे, वैसे ही ये भी अलग होना चाहते थे। तो उसके लिए हमेशा विवाद होता रहता था इन दोनों के बीच। तो क्या होता है ना कि यूएसएसआर के कहने पे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पे हमला कर देता है, और फिर दक्षिण कोरिया का सहयोग करने लगता है अमेरिका, फिर दोनों को भिड़ा देता है, और दोनों आपस में खूब लड़ाई करते हैं। 2-3 सालों तक जबरदस्त लड़ाई करते हैं और तबाह होने के कगार पे आ जाते हैं। उसमें भारत ने अपना अहम भूमिका निभाया था, समझौते वाला। भारत तो किसी के साथ लड़ाई में विश्वास नहीं रखता है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में विश्वास रखता है। तो भारत ने इसमें अहम भूमिका निभाया था। तो आप लोग को यहाँ याद क्या करना है कि कोरिया संकट जो आया था वो 1950 से 1953 के बीच में चला था, और कोरिया दो हिस्सों में बट गया था। एक था उत्तर कोरिया, क्या था, तो उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया का सहयोगी यूएसएसआर हुआ करता था, और दक्षिण कोरिया, जो दक्षिण कोरिया था, इसका सहयोगी जो था वो यूएसए हुआ करता था, यूएसए। और दोनों देश इन देशों को हथियार देते थे, सैनिक देते थे, आर्थिक सहायता भी देते थे कि भाई तू लड़, हम तुम्हारा पीछे से सहयोग करेंगे। ऐसे कर करके 3 साल तक इन लोगों को युद्ध में इंगेज रखा। तो ये क्या था, तो शीत युद्ध का ही एक असर था। उसके बाद देखिएगा कि बर्लिन संकट, बर्लिन के दीवार बनने वाली संकट जो थी वो भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बर्लिन की दीवार। ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो बर्लिन की दीवार ये 1962 में आप लोग को पता होगा कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। ठीक है, बर्लिन संकट आया था और अंततः 1962 में जाके जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और वहां पे एक दीवार बना दिया गया। 1989 में जाके फिर से दोबारा वहां के लोगों ने तोड़ दिया इसको दीवार। तो ठीक है, आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या हम लोग देख रहे थे, तो बर्लिन संकट कब आया था, तो 1958 से शुरू हुआ था और 1962 तक चला था। और यहाँ रसिया के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा एक दीवार बना दी गई थी। उसका कारण क्या था, तो अगर गौर करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि उस समय क्या था ना, जर्मनी तो 2 हिस्सों में मौखिक तौर पे तो बट ही गया था ऐसे करके। तो क्या था कि जर्मनी के इधर के लोग थे ना, इधर के लोग वो इधर पलायन कर रहे थे। पूर्व जर्मनी के लोग पश्चिम जर्मनी की तरफ पलायन कर रहे थे। जो पश्चिम जर्मनी थी उसके तरफ पलायन कर रहे थे। तो बीच में रसिया ने क्या किया कि दीवार बनवा दिया। जब दीवार बनवा दिया तो इधर के लोग इधर ना जा पा रहे थे और उधर के लोग इधर नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए तो बनवाया था कि इधर के लोग भाग के उधर ना जाते, इसलिए कि यहाँ पे शीत युद्ध का असर पूरा तरीके से देखने को मिलता था और लोग परेशान हो गए थे इससे। तो यहाँ से उठ के इधर भाग रहे थे, बहुत अधिक संख्या में लोगों का पलायन हो रहा था।
इसीलिए यूएसएसआर के द्वारा ये दीवार बना दी गई थी। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कांगो संकट। कांगो अफ्रीकी देश है। ओके, कांगो एक अफ्रीकी देश है। तो 1960 में यहां पे भी लोकतंत्र की लड़ाई को लेके, लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को लड़ाई को लेके यहां पे भी संकट देखने को मिला था। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो नीचे जो बताया अभी इससे पहले वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट आया था, ये एक तरह से कहेंगे शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। उस समय ये वाला संकट अगर नहीं टला होता तो दुनिया तबाह हो गई होती। दोनों परमाणु संपन्न देश एक दूसरे को तबाह कर देते। दुनिया के जो छोटे छोटे देश थे वो भी तबाह हो जाते ये वाला संकट में। अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ रहता तो ये शीत युद्ध नहीं रहता। आज हम शीत युद्ध नहीं पढ़ रहे थे, तृतीय महायुद्ध या विश्व का विनाश ऐसे पढ़ रहे होते, शायद बचे हो रहते तो, है ना। क्यूबा मिसाइल संकट ये क्या होता है बाबू? तो यहां देखो, अमेरिका के जस्ट नीचे देखोगे ना, अमेरिका, ओके, ये हो गया अमेरिका, व्हाइट में आप लोग को देख रहा होगा। अमेरिका के जस्ट नीचे आओगे तो यहां पे क्यूबा देखने को मिलेगा। क्यूबा, क्यूबा यहाँ के उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो कास्त्रो हुआ करते थे। कौन? कास्त्रो। और ये जो कास्त्रो थे ना, कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो, ये यूएसएसआर के समर्थक थे। यूएसएसआर के समर्थक, यानी कि ये समाजवाद का समर्थक था, समाजवाद को समर्थित था, समाजवाद का एक तरह से अपने देश में लागू था, अपनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पास में ही अमेरिका जो था, ये अमेरिका, ये तो पूंजीवादी था। तो क्या था ना, अब कास्त्रो थे, ये अमेरिका यूएसएसआर के समर्थन में थे। अब ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगती थी, तो अमेरिका सोचा कि क्या करें, तो उसने सोचा कि इसी को हटा देते हैं। फिदेल कास्त्रो जो है, इसी को यहां से राष्ट्रपति पद से हटा देते हैं और अपने अनुसार वहां पे राष्ट्रपति बैठा देते हैं। अब अमेरिका के अनुसार अगर कोई राष्ट्रपति बैठता तो अमेरिका की सुनता, यूएसएसआर की तो सुनता नहीं, और वहां पे जो समाजवाद थी तो समाजवाद की जगह पे पूंजीवाद आ जाता। तो फिर क्यूबा पे एक तरह से पूरा प्रभुत्व अमेरिका का हो जाता। और इस बात को लेके रसिया के मन में एक खिन उत्पन्न हो गई कि भाई हमारा समर्थक देश क्यूबा, समाजवाद का समर्थक देश क्यूबा, और वहां के जो फिदेल कास्त्रो हैं वो भी हमारा समर्थक है, और तुम वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए फिदेल कास्त्रो को वहां से हटाना चाहते हो। तो फिर क्या था, 1958 से ही 1958 से ही यूएसएसआर के द्वारा हथियार का जखीरा यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया गया। कहाँ पे? क्यूबा में। 58 से आधुनिक, जो भी आधुनिक हथियार हुआ करते थे वो यहाँ पे जाके अपना सैनिक अड्डा बना के इकट्ठा करने लगा। लेकिन 1962 आते आते वहां पे मिसाइल तान दिया यूएसएसआर ने, अमेरिका के ऊपर मिसाइल तान दिया, ये अब छोड़ेंगे नहीं। तो क्या था, अमेरिका भी तो इतना फुद्दू देश तो था नहीं, वो भी पावरफुल देश था। तो उसने भी अपनी जंगी बेड़ों को क्या किया, देखोगे यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो यहां ये सब अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर पे, अब रसिया तो इधर है, रसिया तो इस साइड में है, इस साइड में, यानी कि इस साइड में है। अब क्या है, अटलांटिक महासागर में यहां से लेके ये सारा जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, और उन जंगी बेड़ों पे परमाणु बम, आधुनिक हथियार, ये सब तैनात थे यहाँ पे। ये अटलांटिक महासागर पूरा घेर लिया गया अमेरिका के द्वारा। अभी तो कुछ ही यहाँ पे जो क्यूबा है वहां पे कुछ ही मिसाइल रसिया के द्वारा तैयार किया गया था, अभी और मिसाइलें लाना बाकी था। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के द्वारा जंगी बेड़ों के माध्यम से पूरा अटलांटिक महासागर को छाप लिया गया और हर जगह नाकेबंदी कर दी गई कि कहीं से भी रसिया को क्यूबा में घुसने नहीं देंगे। उस समय भयंकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब फिर क्या होता है, 1962 में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता वाली स्थिति आती है और दोनों देश आपस में बैठ के उस संकट को टालने के लिए समझौता करते हैं। कई दिनों तक समझौता चलता है, उसके बाद अंततः वहां से मिसाइलें यूएसएसआर के द्वारा
हटाई जाती है और इसके द्वारा यूएसए के द्वारा जंगी बेड़ों को यहाँ से हटाया जाता है। समझ लो क्या होता अगर ये संकट टला नहीं होता तो। एक भी परमाणु बम रसिया के द्वारा अमेरिका पे डाल दिया गया रहता तो अमेरिका क्या करता, उसके पास तो हजारों की संख्या में परमाणु बम है, उसके जो रसिया के समर्थक देश हैं उनके ऊपर फेंकता, रसिया के ऊपर फेंकता, पता नहीं कहां कहां फेंकता। रसिया भी बौखला के पूरी दुनिया में जो भी यूएसए के समर्थक देश थे उनको भी तबाह कर देता। तो ये स्थिति थी क्यूबा संकट की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। सोवियत संघ के नेताओं को डर था कि अमेरिका क्यूबा में सोवियत समर्थित राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को गद्दी से हटा देगा। किसको डर था, तो सोवियत संघ को यह डर था कि सोवियत संघ को यह डर था कि जो सोवियत संघ का समर्थित राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो थे उनको कहीं अमेरिका गद्दी से हटा ना दे। अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। इसलिए सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव उस समय हुआ करते थे, राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव हुआ करते थे। उन्होंने क्यूबा को सोवियत संघ का सैनिक अड्डा बना दिया और अक्टूबर 1962 में परमाणु हथियार तैनात कर दिया। तो उस समय तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी। ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी हुआ करते थे। तो तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी जंगी बेड़ों को सोवियत संघ के जहाजों को रोकने का आदेश दिया और वहीं अटलांटिक महासागर में पूरे जंगी बेड़े छाप लिए थे, रास्ता ही रोक दिए थे यूएसएसआर का। ओके, ऐसी स्थिति को देखकर लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्या कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। और यह क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चरम का मतलब सबसे खतरनाक बिंदु, सबसे अगर चरम बिंदु मतलब सबसे संकट वाला बिंदु कहा जाए तो यही था क्यूबा मिसाइल संकट, और इससे क्वेश्चन पूछता ही है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब समझौते की बारी आती है 1962 के बाद। अब अमेरिका देखा कि भाई इतने खतरनाक परिस्थिति आ गए, कहीं बाई चांस हमसे परमाणु बम चल जाता या यूएसएसआर के द्वारा परमाणु बम ही चला दिया गया रहता तो क्या स्थिति आती हमारे सामने। उसको देख के दोनों देशों ने सोचा कि चलो अब बैठ के समझौता शुरू करते हैं, बातचीत से काम चलाते हैं। तो फिर समझौता का दौर शुरू होता है। देखते हैं फिर दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों को जमा करने की होड़ सी लग गई। अब उस समय दोनों महाशक्तियां 1962 में एक दूसरे को तो देख ही लिया था कि किसके पास कितनी ताकत थी, तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दोनों ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, इसके बाद दोनों ने किसी अप्रिय घटना के अंजाम से अस्त्र नियंत्रण का फैसला लिया। अब सोचा भाई वो भी हथियार बना रहा है, हम भी हथियार बना रहे हैं, अब दोनों के पास हथियार हो जाएंगे। अब बाई चांस कहीं हम लोग भीड़ ही गए तो कोई तो अप्रिय घटना हो ही जाएगी, तो उससे बढ़िया क्या है हम लोग समझौता की ओर बढ़े। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो 1960 के दशक का मतलब 60 से लेके 70 के बीच में, तो 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों के बीच 3 अहम समझौते हुए, 3 महत्वपूर्ण समझौते जो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। पहला क्या था, तो पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1963 में हुआ था और इसको पारसिक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि इसको पार्थिक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं। इसका मतलब सीधा क्या होता है कि पार्थिक परीक्षण प्रतिबंध संधि का मतलब क्या होता है कि अब हम परमाणु परीक्षण करेंगे लेकिन 3 जगहों पे नहीं करेंगे। कहां पे, धरती पे, आकाश में और जल में, इन तीनों जगहों पे हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे और यही संधि होता है। और इस पे दुनिया के बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत ने 1974 में जाके इस पे साइन करते हुए भी परमाणु परीक्षण कर लिया। पता है कहाँ किया, जमीन के अंदर, है ना, जमीन के अंदर। इस संधि में क्या कहा गया था कि हवा में नहीं कर सकते, जल में नहीं कर सकते, जमीन पे नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने जमीन खोद के जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण कर लिया, है ना। कमाल की बात, भारत तो महापुरुषों का देश है। वो क्या था, प्रहलाद
के मामा कौन थे, उनको एक आशीर्वाद मिला, मतलब वरदान मिला हुआ था, इनको ना जमीन पे मार सकते हैं, ना जल में, ना आकाश में, ना भूमि में, ऐसे कुछ था। लेकिन उन्होंने तो बीचे हवा में मारा था, हवा में ऐसे कुछ करके मारा था, हमको अभी याद नहीं है कंफर्म। तो भारत वैसा देश है कहानियों से प्रेरित होकर कुछ ना कुछ करता है। तो याद केवल रखने वाली बात है कि 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी, खास करके दो ही देशों के बीच, उसमें अन्य देश भी शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी परमाणु परीक्षण ना देके पार्शिक मतलब आधा अधूरा वाला परीक्षण, आधा पार्शिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ओके ओके ओके, देखो पार्थिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्थिक नहीं ये, ओ सॉरी पार्शिक, ओके पार्शिक आधा अधूरा वाला। ठीक है, पार्शिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कभी कभी देगा, परमाणु न देके। ठीक है, एक संधि, ये संधि 1963 में हुई थी। फिर परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी, और इसमें क्या कहा गया था कि दुनिया के कोई भी देश अब परमाणु बम नहीं बनाएगा, यानी कि परमाणु अप्रसार, यानी कि परमाणु का प्रसार नहीं करना है। वैसी संधि की गई थी 1968 में, जिसमें सारे देशों ने साइन किया था, उत्तर कोरिया ने भी साइन किया था, लेकिन भारत बोला ना भैया हम साइन ना करबो। तो अमेरिका, यूएन ने बोला कि क्यों नहीं कीजिएगा। भारत बोला भैया ये 5 जो अस्थाई देश हैं ना यूएन के, उनके पास तो ऑलरेडी परमाणु बम है, और उसमें से भी एक चीन है जो हमारे सर पे बैठा है, उसके पास भी परमाणु बम है। तो पहले इनको कहिए कि ये अपना परमाणु बम नष्ट करें, नष्ट करेंगे तब हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऑलरेडी परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, उसके बाद आप प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि हम लोग परमाणु परीक्षण न करें। ये कहां की नाइंसाफी है। तो भारत ने कहा कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना परमाणु बम नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, तो हम भी इस ट्रीटी पे यानी संधि पे हस्ताक्षर कर देंगे। भारत ने इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए 1974 में और 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और दिखा दिया दुनिया के और चाइना को कि हम किसी से कम नहीं है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा कि इस पे भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया था, जो 1968 में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा हुआ था, आपके मंथली एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ था पिछले ईयर कि भारत ने किन कारणों से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो वही कारण था अभी जो बताएं, भेदभाव की नीति अपनाया गया था उसमें। अब मान लो 5 अस्थायी सदस्यों के पास, जो यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये सब 5 देश जो हैं, उनके पास तो परमाणु बम था और अन्य देशों के पास नहीं था। तो भाई कैसे साइन कर लें? आप ही महाशक्ति बन के रहना चाहते हो पूरे आजीवन? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब बराबर वाली संधि होना चाहिए, पक्षपात वाली संधि नहीं। इसलिए भारत ने इस पे संधि नहीं किया था। आगे हम लोग देखते हैं, ओके, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ये कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। कहने का मतलब है कि परमाणु बम तो बन जाता है, लेकिन परमाणु बम को कहीं ले जाके फोड़ने के लिए कुछ प्रक्षेपास्त्र की जरूरत पड़ती है ना, तो उसका भी संधि हुआ कि ये भी अब बनाना कम करेंगे। ठीक है, उसके लिए 1962 में ये संधि हुआ था। तो कई मौके पर दोनों गुटों से बाहर के देशों ने शीत युद्ध से कई मौके पर दोनों गुटों से बाहर के देश, यानी बहुत सारे ऐसे मौके आए इस वक्त कह सकते हैं कि जो देश दोनों गुटों में शामिल नहीं थे, उन्हीं को क्या कहा गया? बाहर के देशों ने शीत युद्ध से जो गहराई संकटों को टालने में अपनी यहाँ भूमिका निभाई। कहने का सीधा मतलब है कि दुनिया शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे ऐसे मौके आए कि दुनिया के अलग अलग जगहों पे संकट आ सकते थे, लेकिन वहां पे समझौते वाला जो भूमिका निभाने का कार्य किया, वो कार्य वैसे देशों ने किया जो इन दो महाशक्तियों के साथ अपने कोई भी समझौते या किसी भी संगठन में शामिल नहीं थे।
जैसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मेलन सदस्य जो थे उन्होंने वहां पे समझौते में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसमें भारत का महत्वपूर्ण स्थान आता है। भारत ने भी ऐसी भूमिका निभाई है। जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का युद्ध हो रहा था, उस दौरान भारत तो किसी भी गुट में नहीं गया था, ना ही रसिया के गुट में, ना ही अमेरिका के गुट में। भारत तो निष्पक्ष था ना उस समय। अभी तो उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन भी एक तरह से नहीं शुरू हुआ था, तो भारत उस समय निष्पक्ष था। तो उसमें क्या करता, वो तो लड़ता नहीं, ना ही लड़ने में सहयोग देता। तो वहां पे भारत मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाता था, घायल लोगों का इलाज करवाता था, भूखे को खाना देता था, यही काम करता था भारत उस समय। तो एक तरह से सहयोग वाला काम अन्य देशों ने किया। ये देश जो थे गुट निरपेक्ष देश थे। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया संकट के दौरान दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच मध्यस्थता की थी। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं गुट निरपेक्ष दो ध्रुवीयता की चुनौती। अब यहां से गुट निरपेक्ष शुरू हो गया है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम क्या करते हैं कि इस क्लास को यहीं रहने देते हैं और बढ़िया से पार्ट 3 में इसको शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी आप लोग का दिमाग ओवर हो गया होगा। वर्ल्ड पॉलिटी है तो वर्ल्ड पॉलिटी अभी दुनिया की सफर आप लोगों ने नहीं किया है तो थोड़ा हार्ड लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम टॉपिक को कवर करेंगे तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा। और जहां पे आप लोग को समझ में नहीं आता वहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बढ़िया से समझा दूंगा। लेकिन जो भी ये टॉपिक हम लाए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जरूर करना और अपने दोस्त में शेयर कर देना, खास करके उन दोस्तों में जो अभी क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।